करीब 1 साल पहले एक घर में एक बेटी का जन्म होता है। जब उस बेटी का जन्म होता है तो उस परिवार में न केवल खुशियाँ आती हैं बल्कि पूरे गांव में उसकी खुशियों के गीत गाए जाते हैं। जगह जगह जाकर लड्डू बांटे जाते हैं और बड़ी खुशी का माहौल पूरे घर में बन जाता है। उस लड़की का जो पिता होता है अपनी ही बेटी को गोद में बिठाए हर वक्त घूमता रहता था। हर किसी का बस एक ही कहना था कि ये अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जब 1 साल बीत जाता है, 1 साल बीतने के बाद उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि ये इसका पिता तो है लेकिन बायोलॉजिकल पिता नहीं है। बस इतना सुनने के बाद उस व्यक्ति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार जिस बच्ची को 1 साल से वो अपनी गोद में लेकर घूमता था उसका वो पिता ही नहीं है। आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है। सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है। वहाँ जाकर अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या मैं इसका पिता हूँ या इसका पिता कोई और है, जो भी है सच बता दो। महिला खामोश हो जाती है। उसकी खामोशी ही बहुत कुछ कह रही थी और यहीं से एक नई कहानी को जन्म दिया जाता है। यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है, जिसके बाद न केवल उस बच्ची की ज़िंदगी पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है बल्कि उस महिला की ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं अंधकारमय की ओर चली जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर, और इसी कानपुर ज़िले का एक थाना लगता है शिवराजपुर। दरअसल एक बिमला नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास रही होगी। बात कर रहा हूँ मार्च अप्रैल 2021 की। उस दिन उसके घर पर कोई नहीं था। लड़की बिल्कुल अकेली थी। जब परिवार के लोग जब घर पे नहीं हैं, सबके सब किसी न किसी काम से बाहर गए हुए थे, तब लड़की अकेली होने की वजह से एक गांव का लड़का इस घर में आता है। और क्योंकि लड़का वो दबंग प्रवृत्ति का था, उसने आकर उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने विरोध किया तो उसने उसके साथ मारपीट की और उसको कुछ ऐसे शस्त्र के बल पर या किसी धारदार हथियार के बल पर उस लड़की के साथ उसने रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। एक बार नहीं, कई बार वो उस दिन, क्योंकि घर में बिल्कुल कोई था नहीं और जब तक उसका मन किया तब तक उसने उसके साथ ऐसा ही घिनौना कृत्य करता रहा। शाम हो जाती है। घर वाले जब लौटकर वापस आते हैं तो अपनी बेटी की हालत को देखकर वो परेशान थे। वो पूछते हैं कि बेटा, आज तुम बड़ी उखड़ी उखड़ी सी, बड़ी अजीब सी नज़र आ रही हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तभी वो लड़की रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि आज मेरे साथ गांव के ही एक लड़के ने, जिसका नाम होता है सूरज, उसने मेरे साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया है। परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को लेकर सीधा पहुंचते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन। वहां जाने के बाद वो कहते हैं कि हमारी बेटी के साथ गांव के सूरज ने इस तरह का घिनौना कृत्य किया है, क्योंकि वो बहुत ही दबंग प्रवृत्ति का है, गुंडा टाइप का है, और यदि उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो हमारी बेटी के साथ फिर से दोबारा इस तरह की घिनौनी हरकत करेगा। पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और उस लड़के को गिरफ्तार करके जब थाने लेके आते हैं, तब वो लड़का रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ पुलिस वालों के सामने कहता है कि साहब, जो हुआ है इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और साथ ही उस लड़की के भी पैर पड़ जाता है, उस लड़की के पिता के भी पैर पड़ जाता है। गांव का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो थाने में मौजूद नहीं था, उसके आगे उसने पैर ना छुए हों और अपनी गलती की माफ़ी ना मांगी हो। गलती की माफ़ी मांगते हुए गांव वालों ने और पुलिस वालों ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि क्यों ना इस लड़की की शादी इसके साथ कर दी जाए। और इस बात पर वो लड़का तैयार हो जाता है, कहता है कि ठीक है, ये रिश्ता मुझे मंजूर है और मैं इस लड़की से शादी कर लूँगा। जब लड़का भी तैयार हो जाता है, लड़की के घर वाले भी तैयार हो जाते हैं, पुलिस वालों की भी कहीं ना कहीं रजामंदगी मिल जाती है, तो FIR दर्ज नहीं होती। सबके सब अपने घर लौटकर वापस आ जाते हैं। और इसके बाद इस लड़के को जब भी मौका मिलता था तब वो अपनी हवस इस लड़की के साथ पूरी करता था। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है और वक्त गुजरते गुजरते 2 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन वो लड़का उसके साथ शादी ही नहीं करता। तब घर वालों को एहसास होता है ऐसा ना हो कहीं इसके साथ कुछ गलत हो जाए, कुछ बात हो जाए। तभी उन्होंने कन्नौज में एक लड़के की तलाश की और वहाँ जाकर उस लड़की का रिश्ता तय कर देते हैं। वहाँ से बारात आती है, धूमधाम से शादी इस लड़की की हो जाती है। लड़की अपने ससुराल विदा हो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसको एक बेटी पैदा होती है, बेटी पैदा होने के बाद इस बीच में वो लड़की अपने घर पर बिल्कुल खुशहाल रह रही थी। परिवार के लोग उस नई बच्ची का बहुत ही स्वागत करते थे, बहुत खुश रहते थे उसके साथ। लेकिन ये लड़की जब जब अपने घर आती थी, जब तीजे में, चौथी में, इस तरह से घर आती है, घर आने के बाद वही लड़का उसको फिर से अपनी हवस का शिकार बनाया करता था। जब उसको मौका मिलता था तब उसके साथ वो ऐसा घिनौना कृत्य किया करता था। और ये लड़की विरोध करने की कोशिश भी करती थी, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे करके वक्त गुजर जाता है। बच्ची पैदा होने के बाद भी वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा था जैसे शादी से पहले उसके साथ कर रहा था। एक दिन उस लड़की ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और उस लड़के से विरोध ना केवल बल्कि उसको मारा भी, पीटा भी। और जब मारपीट करती है लड़की उसके साथ,
तब वो लड़का कहीं ना कहीं आग बबूला हो जाता है, चिढ़ जाता है और अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस लड़की के ससुराल पहुंचता है और उसके पति के पास जाकर कहता है कि जिस लड़की को, जिस बच्ची को तुम अपनी गोद में खिलाते हो, जिसका तुम ख्याल रखते हो, जिसको अपने सीने से लगाए बैठते हो, जिसके साथ तुम हर वक्त बहुत सारे सपने देखते हो, वो बच्ची तुम्हारी है ही नहीं, दरअसल तुम्हारी पत्नी को मैंने प्रेग्नेंट किया है। बस इतना कहना था कि उस व्यक्ति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वो एक बार फिर से उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो सूरज कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, यकीन नहीं आता तो गांव में पूछ लो, यकीन नहीं आता तो अपनी पत्नी से पूछ लो। जब वो इस बात की तस्दीक करने के लिए अपनी पत्नी के पास जाता है, उसे पत्नी से कहता है, विमला से कहता है कि मुझे तुम्हारे गाँव का लड़का जिसका नाम सूरज होता है वो मिलता है। वो कह रहा था कि जो तुम्हारे पास ये बच्ची है, जो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है ही नहीं बल्कि सूरज की बेटी है। जब उसने इस बात के बारे में बातचीत करने की कोशिश की तो उसकी पत्नी विमला शांत हो जाती है, खामोश हो जाती है और नज़रें झुकाए खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो नज़रें झुकाए खड़ी हुई थी तभी उसके पति को यह एहसास हो जाता है, यह आभास होता है कि वाकई कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। तब वो अपने ससुराल वालों को बुलाता है, उनसे कहता है कि सूरज ने ये कहा है कि ये बेटी मेरी है ही नहीं। वो कहता है कि इसको मैंने प्रेग्नेंट किया है, कि इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं है, मैं इस तुम्हारी बेटी को नहीं रखना चाहता। तभी वो उस लड़की को छोड़ देता है। उसके घर वाले उसको साथ तो लेके चले जाते हैं। इसके बाद फिर ये बताया जाता है कि ये मुकदमा लिखवाने के लिए थाने जाते हैं तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन घर वालों ने अब की बार पुरजोर तरीके से दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद ये बताया कि 25 सितंबर 2022 को एक बार फिर से उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी। लड़की ने विरोध किया तो विरोध करने के बाद उसने जाकर उसके ससुराल में कुछ इस तरह की बात कह दी है। पुलिस वालों ने हालांकि 8 अक्टूबर 2022 को मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस वालों का ये भी कहना है कि जब तक इसका डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि इस बच्ची का असली पिता, बायोलॉजिकल फादर है कौन, तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। हालांकि प्रकरण की जांच चल रही है, जो भी सच होगा वो डीएनए रिपोर्ट से सामने आ जाएगा और डीएनए रिपोर्ट में ये बात पुख्ता हो जाती कि सूरज ने ही उसके साथ ऐसा किया है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके साथ जो रेप जैसी घटनाएं हुई हैं, उस घटना के आधार पर उस आरोपी की गिरफ्तारी होगी, उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस वालों ने हालांकि उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो नहीं सकी और साथ ही डीएनए रिपोर्ट आई नहीं है। और ये सब तो हो गया है, लेकिन साथ में ही उस लड़की की कहीं ना कहीं ज़िंदगी बर्बाद होने की ओर है। और उस जो छोटी बच्ची है, जो भी गोद में है, जिसकी उम्र अभी 1 साल भी ठीक से नहीं हुई है, जिसने अभी पापा या माँ कहना भी नहीं सीखा है, उस बच्ची के साथ उसका भविष्य पूरी तरह से अंधकार की ओर चला गया है। हालांकि ये सब जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। और दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से पहली बार उस लड़की का पिता अपनी बेटी को लेकर थाने गया था और मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी, लेकिन पुलिस वालों ने इस मामले को बड़ी शिथिलता के साथ लिया। साथ ही कहीं ना कहीं इस लड़की का पिता और लड़की भी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो लड़का सूरज शादी के लिए तैयार हो जाता है। यदि शादी के लिए तैयार था तो पहले वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद भले ही चाहे उसमें एफआईआर लग जाती, भले ही चाहे उसमें समझौता हो जाता, लेकिन जो भी होना चाहिए था वो एफआईआर के बाद होना चाहिए था। लेकिन एफआईआर से पहले ही उन्होंने सरेंडर कर दिया और यही वजह है कि उस लड़के के हौसले बढ़ जाते हैं, ना कि पस्त होते हैं। और वो अपनी दबंगी प्रवृत्ति का था, उसने सोचा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और यही कारण है कि उसने उसकी शादी के कुछ महीनों के बाद तक भी उसके साथ ऐसा ही घिनौना कृत्य करता रहा। और उसके पति से जाकर जब ये बोलता है कि इसके पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा था, मैंने इसको प्रेग्नेंट किया है, ये कहीं ना कहीं पुलिस वालों की लापरवाही रही है, परिवार की लापरवाही रही है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें उज्ज्वल है, इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिनमें फिरोज़ हैदर हैं, जाहिद त्यागी हैं, गंगा सिंह और मानवी सिंह हैं, जो कि फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। अनुराग यादव करहल से हैं, अरविंद यादव हरदोई से, रविशंकर कुमार बिहार से, मुस्तफ़ा खान मेवात से, निमाई महतो झारखंड से, सुशील कुमार समस्तीपुर से, राजा फौजी हैं जो कि आर्मी में जॉब करते हैं, मनीष बंसल रामपुर से, प्रियंका नागर राजस्थान से हैं, तौसीफ अंसारी नासिक से, कुलदीप कुमार सोनभद्र से, डॉक्टर नसीम मेवात से हैं, शमशाद अहमद मऊ से, विनोद मैरिज ब्यूरो जो कि दिल्ली में रहते हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।